Hello viewers, hi, I am Narendu Kant, your trainer right now. Today in this video lecture, we shall develop our understanding about the first type of sentences that is known as assertive or declarative sentences in full length, in full details. My dear viewers, ग्रामर पे कमांडिंग नॉलेज अचीव करने के लिए आप मेरी बुक कंसेप्टेड इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस रिटन बाय एन कंट एंड पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स जो डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनांजा डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है। आप उसे खरीदें, जरूर खरीदें। और अगर आपको ये बुक फिजिकल फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी अब 4 ई-कॉमर्स चैनल्स पे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उन 4 ई-कॉमर्स चैनल्स में ब्लू रोज स्टोर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट और शॉप क्लूज अवेलेबल हैं। वहां से ऑनलाइन शॉपिंग करके बुक खरीदें और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें, अपने इस प्राइज पोजीशन के लिए प्राउड फील करें और फील करें कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ द डिफरेंस इज देयर बिटवीन द बुक ऑफ माइंड एंड अदर्स। ओके माय डियर व्यूअर्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप ऑफ sentences that is known as assertive or declarative and its definition as well from the board। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सेंटेंसेस के फर्स्ट टाइप जो assertive और declarative सेंटेंस के नाम से जाना जाता है उसके बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में डिटेल्ड वे में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव टू द बोर्ड। assertive और declarative ये सेंटेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां दिया गया है। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion और डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और डिनायल और इवन emphasis is called assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस में फर्स्ट टाइप assertive और डिक्लेरेटिव। इस सेंटेंस के डेफिनेशन को कुछ ऐसे समझेंगे कि यह एक ऐसा सेंटेंस होता है जो ऑलवेज किसी न किसी स्टेटमेंट के बारे में बतलाता है। स्टेटमेंट मीन्स कथन, या किसी एजर्शन के बारे में बतलाता है। एजर्शन किसी फैक्ट्स से रिलेटेड स्टेटमेंट, या डिक्लेरेशन के बारे में बतलाता है घोषणा। हम कोई बात अपने बारे में जब कहते हैं तो दैट इज अंडरस्टूड टू बी ए काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। ओके, अब एक ऐसा सेंटेंस जो किसी स्टेटमेंट या एजर्शन, फैक्ट्स और डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट के बारे में बतलाता हो और इस तीनों लैंग्वेज में से कोई एक स्टेटमेंट, एजर्शन और डिक्लेरेशन वो किस चीज से रिलेटेड, तो ऑफ एक्सेप्टेंस स्वीकारोक्ति और डिनायल इनकार और एम्फेसिस दबाव। एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट के बारे में या एजर्शन या डिक्लेरेशन को बतलाता हो, किसी चीज को स्वीकार किया जा रहा हो, किसी घटना के बारे में, किसी स्टेटमेंट या एजर्शन, फैक्ट्स या डिक्लेरेशन और अनाउंसमेंट को एक्सेप्ट किया जा रहा हो, यानी उसकी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हुआ स्टेटमेंट हो, या इनमें से किसी एक लैंग्वेज के डिनायल से रिलेटेड वो स्टेटमेंट हो, सेंटेंस हो। डिनायल मतलब इनकार करना।
हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, या किसी चीज को डिनाई करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, इनकार कर देते हैं, तो वह स्टेटमेंट या एजर्शन और डिक्लेरेशन एक एक्सेप्टेंस के रूप में, या फिर डिनायल के रूप में, या फिर इम्फेसिस के रूप में उसका एक्सप्रेशन होगा। इम्फेसिस मीन्स दबाव, दबाव या जोर या बल प्रयोग हम तब भी करते हैं जब किसी स्टेटमेंट को डिनाई करना होता है या एक्सेप्ट करना होता है। हम कभी कभी नीड और सिचुएशन के मुताबिक उस इंफॉर्मेशन पे जो हम कहना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं या डिनाई करना चाहते हैं, उस पर इम्फेसिस और फोर्स एक्सरसाइज करते हुए कहते हैं। ओके, तो ऐसा जो सेंटेंस होगा वो ऑलवेज असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाया जाएगा। लेट्स रिपीट द होल लैंग्वेज। एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में एक स्टेटमेंट हो, एक डिक्लेरेशन हो, या एक एजर्शन हो, किस चीज से रिलेटेड, तो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड या डिनायल से रिलेटेड या इम्फेसिस से रिलेटेड, तो उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इंग्लिश लैंग्वेज में यह जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, डू यू नो इट इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स। ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टाइप्स के होते हैं। इसको स्पेसिफिकली समझना है। हम जब बताएंगे कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, एक्सेप्टेंस के रूप में, डिनायल के रूप में, या फिर इम्फेसिस के रूप में, इतना कह देने से बात पूरी नहीं हो जाएगी। हमें उसे और एक्सप्लेन करना होगा कि ये असर्टिव सेंटेंस होता इंटेक्ट क्या है। तो यह असर्टिव सेंटेंस यूजुअली ग्रामर में कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। ओके, कौन कौन से, डिटेल फॉर्म में यहां दिया गया है। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट टाइप होता है उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने भी अफर्मेटिव सेंटेंस का नाम कई बार सुना होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग acceptance of any information about the subject or his or her action is called affirmative sentence। वही सिंपल सी बात है affirmative sentence को समझना। affirmative sentence एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी न किसी इंफॉर्मेशन का एक्सेप्टेंस होता है, किसी न किसी सूचना, किसी न किसी बात का उसमें एक्सेप्टेंस होता है, उसे स्वीकार किया जाता है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, और वह इंफॉर्मेशन किसी से रिलेटेड, तो आइदर इट मे बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और हिज और हर एक्शन, इंटेंशन, प्लान एक्सेट्रा। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और उसके एक्शन, उसके इंटेंशन, उसके प्लान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया जाए, उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। शॉर्ट में एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी बात को स्वीकार करते हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं पढ़ना चाहूंगा, मैंने पढ़ाई कर ली। इन सारे सेंटेंसेस में जो एक्शन है सब्जेक्ट का, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या माने जाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अब जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज में हम अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, उसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर तो जरूर होगा। तो पहले हम समझें कि ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज्ड होने वाले, फॉर्म किए जाने वाले जो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। जब मैं अदर वर्ड्स बोलता हूं वर्ब के बाद के लिए, तो आप समझें कि उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद एडवर्ब हो सकता है, उसके बाद और भी ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं अदर वर्ड्स का मतलब। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो एक सब्जेक्ट होगा,
उसके बाद एक वर्ब फॉलो करेगा, उसके बाद अदर वर्ड्स के रूप में ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। अब इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? आई सेंटेंस का स्पीकर, और स्पीकर क्या कर रहा है? व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ? ही इज टेकिंग, व्हाट टेकिंग? ही इज टेकिंग टी। अब यहां इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई के एक्शन को एक्सेप्टेंस किया जा रहा है, उसके एक्शन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और उसका एक्शन क्या है? चाय पीना। यहाँ चाय पीने की बात कही जा रही है, उस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। ओके, सेकंड है निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव का सेकंड टाइप क्या कहलाएगा? नेगेटिव और सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को समझने से पहले फिर मैं बता दूं, अगर आपने वाकई में पहले से अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में एक कंक्रीट नॉलेज रखी होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया होगा, तो कहने की जरूरत नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रिवर्स जो सेंटेंस बनता है उसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव का अपोजिट। ओके, जरा देखें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या बताया गया। A sentence or a statement expressing what? Denial or negation of any information about the subject or his or her action is called negative sentence. Just opposite हो गया, just reverse हो गया किसका? Affirmative sentence का। Negative sentence मतलब क्या? यह एक ऐसा statement और sentence होता है जिसमें always sentence के subject से रिलेटेड या सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक्शन, उसके इंटेंशन, उसके प्लान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिनाई किया जाता है। क्या किया जाता है? डिनाई किया जाता है। अफर्मेटिव में एक्सेप्ट किया जाता है, और नेगेटिव में किसी बात को हम डिनाई करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। हाँ, ये नहीं हुआ, मैं स्कूल नहीं गया, मैं चाय नहीं पीऊंगा। ओके, तो ये हो गए निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस और स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग व्हाट? डिनायल और निगेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और हिज और हर एक्शन, इंटेंशन और प्लान। ओके, अब निगेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद हम जरा जानेंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं। स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस एचवी हेल्पिंग वर्ब, ऑब्लिक मॉडल प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस अदर वर्ड्स। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का रिवर्स सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो तय है कि उसके दोनों के डेफिनेशन में डिफरेंसेस आ गए, तो स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आएंगे। इसलिए स्ट्रक्चर में यहाँ स्पेशल एलिमेंट आ गया। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। अगर आप जानते हो मॉडल क्या होता है, जैसे मे, कैन, कुड, माइट, वुड, शुड एटसेट्रा, ये सारे मॉडल हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल जो भी लगाए, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट। नॉट कंपल्सरी है। क्यों कंपल्सरी है? इसलिए क्योंकि नेगेटिव के सेंटेंस में इंफॉर्मेशन को डिनाई किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, डिनाई किया जाता है, इनकार किया जाता है। इसलिए डिनाइल के लिए हम यहाँ या निगेशन मार्क के लिए यहाँ नॉट लगाएंगे। नेगेटिव के हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल फॉलो करेगा, उसके बाद एसेंशियली क्या फॉलो करेगा? नॉट। बिना नॉट लगाए कोई नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं करेगा, और नॉट के बाद क्या लगाएंगे? फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। एग्जांपल सेंटेंसेस देखिए, इट डजंट रेन, इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है। इट रेन्स,
ये अफर्मेटिव हो गया, बारिश होती है। इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है। फर्स्ट सेंटेंस में बारिश के होने को एक्सेप्ट किया गया, दूसरे सेंटेंस में बारिश के होने को डिनाई किया गया। ओके, दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड, ही मे नॉट कम, वह नहीं आ सकता। और फर्स्ट सेंटेंस में डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगकर रेन मेन वर्ब लगा। सेकेंड सेंटेंस में ही मे नॉट कम, ही सब्जेक्ट के बाद क्या लगा, मे, हमने बताया मॉडल। मे, कैन, कुड, माइट, वुड, शुड, ये सारे क्या हैं, मॉडल हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट ही के बाद मे मॉडल लगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या लगा, नॉट। तो दोनों सेंटेंस देखकर आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव के सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद डज या डज के जैसा कोई इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड फॉलो करें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। या सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट ही के बाद, इट के बाद, दे के बाद कुछ भी मेरे जैसा कोई मॉडल लगाएं। आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं सब्जेक्ट के बाद या मॉडल लगाएं, दोनों में से जो भी लगाएं उसके बाद क्या फॉलो करेगा, नॉट। नॉट किस चीज के लिए, नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। और फिर यहां आप देख रहे हैं नॉट के बाद मेन वर्ब आया। ओके, इस तरह नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करना बड़ा आसान है। सब्जेक्ट लगाएं, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल लगाएं, दोनों में से किसी एक को जरूरत के हिसाब से, उसके बाद फिर नॉट लगाकर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट फॉलो करें जरूरत के हिसाब से। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड the third type of assertive sentence, that is called, you see, what, emphatic sentence। अब हम लोग assertive या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो थर्ड टाइप होता है, जिसे हम emphatic सेंटेंस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में समझेंगे। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, a statement expressing what, an emphasis on information about the subject or his or her action, intention or plan is called emphatic sentence। emphatic sentence एक ऐसा सेंटेंस और स्टेटमेंट होता है जिसमें सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के इंटेंशन, एक्शन या उसके प्लान से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन पे emphasis ऑलवेज होता है। Emphasis means what? To lay or exercise some force on something is called emphasis। यानी जब किसी बात पे हम बल प्रयोग करके कहते हैं, किसी बात को दबाव और जोर के साथ कहते हैं, बल के साथ कहते हैं, बलपूर्वक कहते हैं, उसे कहा जाता है emphasis। तो emphatic sentence रियली एक ऐसा स्पेशल सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के किसी एक्शन, उसके इंटेंशन, उसके किसी प्लान से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन देना होता है, वो इंफॉर्मेशन ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं बल्कि फोर्सफुल कंडीशन में दिया जाता है, इम्फेटिक वे में दिया जाता है, फोर्स के साथ किसी बात को कही जाती है, उस सेंटेंस को कहेंगे इम्फेटिक सेंटेंस। अब चूंकि इम्फेटिक सेंटेंस नेगेटिव और अफर्मेटिव से बिल्कुल डिफरेंट होता, इसलिए डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी इम्फेटिक सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम करेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी प्रीवियस दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेट्स सी व्हाट स्ट्रक्चर इट हैज गॉट। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस MV1 प्लस अदर वर्ड्स। इम्फेटिक सेंटेंसेस में सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, उसके बाद ऑलवेज इमीडिएटली क्या फॉलो करेगा, डू या डज या डिड, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। ओके, और अगर डू फॉलो करे या डज फॉलो करे, डिड फॉलो करे, इम्फेटिक बनाने के लिए, सेंटेंस को इम्फेटिक ऑर्डर में ले जाने के लिए आप इन तीनों में से जो स्पेशल हेल्पिंग वर्ब यूज करें, उसके बाद क्या फॉलो करेगा, ऑलवेज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म MV1, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स डालें।
तो इस स्ट्रक्चर पे बनने वाला जो भी सेंटेंसेस होगा उसे हम इम्फेटिक सेंटेंसेस के रूप में कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहां दिया हुआ है, इट डिड रेन, इट डिड रेन। एक बात हम बोलते हैं इट रेन्ड, व्हाट हैपेंड, इट रेन्ड, क्या हुआ, बारिश हुई। अब देखिए बारिश हुई, इसमें कहने का जो टोन है या स्टेटमेंट का जो इफेक्ट है एकदम नॉर्मल लाइन पे है। क्या हुआ, बारिश हुई, क्या हुआ, नहीं बजी, बारिश हुई, इट डिड रेन। वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है, he does lie, he does lie. These are some example sentences of emphatic sentences. Okay? अब नीचे में यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, नेगेटिव सेंटेंसेस के और एम्फेटिक सेंटेंसेस के, क्योंकि ये तीनों असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स हैं। उसे जरा देखें तो और क्लैरिफाइड हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट है ही वर्क्स, वह काम करता है, ही वर्क्स। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। नेगेटिव ही चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही डजंट वर्क। रूल है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल का हो और उसमें V5 यूज किया गया हो तो V5 वाले किसी भी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को अगर नेगेटिव में चेंज करना हो तो V5 की जगह पे आपको क्या लगाना होगा, डच। क्लियर? अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट था ही वर्क्स, जिसमें V5 फॉलो किया, नेगेटिव में जाने के लिए V5 के इंस्टेड में क्या लगाया, डज, नॉट लगाया, फिर M1 लगाया। अब ही वर्क्स अफर्मेटिव सेंटेंस का इम्फेटिक में चेंजिंग करेंगे तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर दिया हुआ है इम्फेटिक के लिए, सब्जेक्ट के बाद डू या डज या डिड प्लस MV1 लगेगा, तो यहाँ पे इम्फेटिव सेंटेंस होगा ही वर्क्स का, ही डज वर्क, ही डज वर्क। Okay? Similarly, we can understand everything about the second example sentence, that is it rained. बारिश हुई, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में जाएंगे, रेंड क्या है, V2। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का पास्ट सिंपल में हो, यानी सब्जेक्ट के बाद V2 लगा हुआ हो, और उस V2 वाले पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ले जाना हो तो क्या करेंगे, V2 के जगह पे हम डिड यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में और फिर नॉट लगाएंगे, जैसा यहाँ किया गया। इट डिडंट रेन, इट रेन्ड, इट डिडंट रेन, बारिश नहीं हुई। और फिर इम्फेटिक में चेंज करेंगे तो सिंपल है, इट रेन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट डिड रेन। ओके, वो इम्फेटिक हो गया। दिस वे वी कैन डेवलप sound and perfect knowledge, especially in understanding of what assertive or declarative sentences are, what an affirmative sentence is, what a negative sentence is, or what an emphatic sentence is, and how affirmative can be changed into negative and negative into emphatic. Okay, I hope you all must have enjoyed today's lecture on assertive or declarative sentences.